जय हिंद दोस्तों। हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान का भाग 9 जिसमें पंचायतें आती हैं, जिसको हमने कंप्लीट कर चुके हैं हम सभी आर्टिकल्स को। आर्टिकल 243 से स्टार्ट हो जाते हैं संविधान के भाग 9। 243 ओ तक क्या थी? पंचायतें थी। ठीक है, 243 में क्या था? मतलब परिभाषाएं थी। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था वीडियो। तो आर्टिकल 243 पंचायतें का भाग 9, ठीक है जी, संविधान में जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 द्वारा इसको जोड़ा गया था। ठीक है, इसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए 243 भाग 9A हम देख रहे हैं। आर्टिकल 243P से स्टार्ट हो जाते हैं संविधान का भाग 9। ठीक है, 243P से नगर पालिका स्टार्ट हो जाती है संविधान के भाग 9A में क्या दिया है? भाग 9A में आपकी नगर पालिकाएं दी हैं। इसको 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसको जोड़ा गया था। पंचायतों को 73वें संविधान संशोधन द्वारा और नगर पालिका को 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था संविधान में। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था? आर्टिकल 243P देखा था, जिसमें क्या था? परिभाषाएं थी। नगर पालिका क्षेत्र क्या है, जनसंख्या क्या है, जिला क्या है, ये सब चीजें हम पंचायत के आर्टिकल स्टार्ट किए थे, वहां भी हमने देखा था। सभी वीडियो फॉलो करेगा कि ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी, आर्टिकल 243 आप देख लेते हैं आज। नगर पालिकाओं की संरचना। इससे पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था? आर्टिकल 243Q देखा था। 243Q में क्या था? नगर पालिकाओं का गठन देखा था। 3 स्तरीय नगर पालिकाओं के गठन की बात हुई थी। ऐसे संक्रमणकालीन क्षेत्र, ठीक है, जहां पे मतलब संक्रमणकालीन क्षेत्र कौन से हो गए? जो ऐसे गांव जो शहर की तरफ विकसित हो रहे हैं, शहर की तरह विकसित हो रहे हैं, तो उनके लिए क्या था? नगर पालिका परिषद की स्थापना हमने देखी थी। ठीक है, सॉरी, नगर पंचायत हमने देखा था। नगर मतलब जो संक्रमणकालीन क्षेत्र है उनके लिए क्या था? नगर पंचायत। ठीक है, और जिनकी जनसंख्या कम है, मतलब जो नगर है, उनके लिए हमने क्या देखा था? नगर पालिका परिषद। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपका नगर पालिका परिषद आ जाती है। ठीक है, एक कम जनसंख्या के लिए था नगर पालिका परिषद, और संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए मतलब जो गांव से शहर हो रहे हैं वहां नगर पंचायत का गठन देखा था, और नगर के लिए मतलब छोटे शहरों के लिए नगर पालिका परिषद देखी थी, और बड़े शहरों के लिए हमने नगर निगम देखा था कि नगर निगम की स्थापना की जाएगी। ठीक है, ये जनसंख्या के आधार पर भी देखा है होता है। राज्यपाल सब निर्धारित करते हैं कि नगर पालिका परिषद होनी चाहिए कि नगर निगम होना चाहिए। संक्रमणकालीन क्षेत्रों के लिए तो नगर पंचायत ओबीसी है। ठीक है जी, तो देखिए नगर निगम हो गया आपका ये। ठीक है, इतना हम देख चुके हैं। आज हम देख लेते हैं आर्टिकल 243R। ठीक है, इतना समझ में आया? 243R में क्या दिया है? नगर पालिकाओं की संरचना दी है। ठीक है, नगर पालिकाओं की संरचना दी गई है। देखिए, सिवाय उन मामलों के जो खंड 2 में निर्दिष्ट है, खंड 2 को पढ़ेंगे हम, उन मामलों के सिवाय एक नगर पालिका की सभी सीटें किस तरह से भरी जाएंगी? डायरेक्ट इलेक्शन से भरी जाती हैं। नगर पालिका का जो क्षेत्र है अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, जिसको वार्ड बोलते हैं। अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। वहां से डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा लोग चुने जाते हैं, उन्हीं से नगर पालिका की सीटें भरी जाती हैं। ठीक है, देखिए, सिवाय उन मामलों के जो खंड 2 में निर्दिष्ट है, एक नगर पालिका की सभी सीटें उस नगर पालिका क्षेत्र के क्षेत्रीय निर्वाचन से मतलब वार्डों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए व्यक्तियों से भरी जाएंगी। इसके लिए प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है, जो कि वार्ड के नाम से ज्ञात होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, तो डायरेक्ट इलेक्शन से सीटें भरी जाती हैं, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में एरिया को बांट दिया जाता है। ठीक है, इतना तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सेकंड पार्ट देखिए, खंड 2। राज्य विधानमंडल कानून बनाकर नगर पालिका के में 4 प्रकार के सदस्यों को मनोनीत या प्रतिनिधि रख सकते हैं। ठीक है, राज्य विधानमंडल कानून बनाकर नगर पालिका में 4 प्रकारों के सदस्य, 4 प्रकार के तरह के सदस्यों को रख सकती है राज्य विधानमंडल। किस प्रकार के सदस्य को रख सकती है? मनोनीत कर सकती है, प्रतिनिधि रख सकती है। विशेषज्ञ हो गए पहले नंबर पे। सेकंड नंबर पे आपके उस स्थान के सांसद और विधायक हो गए। ठीक है, सेकंड नंबर पे कौन है?
उस स्थान के, कौन से स्थान, जिस स्थान निर्वाचन क्षेत्र मतलब जिस एरिया का निर्वाचन, कोई एमएलए वगैरह है उनके निर्वाचन क्षेत्र, उनका मतलब उनका निर्वाचन क्षेत्र में वो नगर पालिका आती है, उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो वो सांसद विधायक को मनोनीत कर सकते हैं, प्रतिनिधि रख सकता है राज्य विधानमंडल। ठीक है, उस स्थान के सांसद और विधायक, मतलब निर्वाचन क्षेत्र के सांसद और विधायक, सांसद और विधायक। ठीक है जी। थर्ड नंबर पे वे राज्यसभा या विधान परिषद के सदस्य, तो थर्ड नंबर पे कौन आ गए, वे राज्यसभा। ठीक है, केंद्र में क्या होती है, लोकसभा राज्यसभा, तो राज्यसभा के सदस्य, और विधान परिषद राज्यों में क्या होता है, विधानसभा विधान परिषद, तो विधान परिषद के सदस्य जो वहां के मतदाता हो, मतलब वोट करते हो, उनका रेजिडेंस हो, वोट डालते हो वहां पर, तो उन सदस्यों को राज्य विधानमंडल कानून बनाकर मनोनीत कर सकती है या प्रतिनिधि रख सकती है। ठीक है, चौथा आपका आ गया वार्ड समिति के अध्यक्ष। ठीक है, 4 प्रकार के लोग समझ में आ गए। अब मेन देखिए इसमें पॉइंट क्या है कि जो विशेषज्ञ है ना, उनको वोटिंग राइट नहीं मिले हुए हैं, तो इसको विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, विशेषज्ञ एक को बैठकों में मत देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, विशेषज्ञ या विशेष ज्ञान या अनुभव वाले व्यक्ति को विशेषज्ञ बोलते हैं, मतलब जिनको नगर प्रशासन, शहरी योजना, जल मल प्रबंधन, वित्त कानून आदि में तकनीकी या व्यवसायिक अनुभव रखने वाले लोग। ठीक है, उद्देश्य क्या होता है इनको मनोनीत करने का या प्रतिनिधि रखने का, तकनीकी सलाह मिलती है, नीति निर्धारण में इनका मार्गदर्शन मिलता है योजना वगैरह बनाने में, और क्या प्रशासनिक दक्षता लाना भी इनका मतलब मेन उद्देश्य हो जाता है। ठीक है, इन्हें मताधिकार नहीं मिला हुआ है। तो जो विशेषज्ञ है इनमें क्या है, ये निर्वाचित नहीं होते हैं, है ना, तो मतलब इलेक्शन से नहीं आए हुए लोग हैं। ठीक है, मनोनीत किए हुए लोग हैं, तो इनको इलेक्शन, इसलिए इनको मत का राइट नहीं मिला हुआ है। ठीक है, लोकतांत्रिक सुरक्षा के लिए भी इनको वोटिंग राइट्स नहीं मिले हुए हैं। ठीक है जी, देखिए सेकंड नंबर पे आपके आ गए उस स्थान के सांसद और विधायक, जिन सांसदों और विधायकों के निर्वाचन क्षेत्र उस नगर पालिका में आता है। ठीक है, जो एमएलए हैं, एमएलए एमपी एमएलए, उनका निर्वाचन क्षेत्र उस नगर पालिका में आता है। ठीक है, तो उन्हें मनोनीत किया जा सकता है। ठीक है, प्रतिनिधि रखा जा सकता है, मताधिकार है, संविधान में दिया गया है। ठीक है, तो इनको मत देने का अधिकार है, वोटिंग राइट्स इनको मिले हुए हैं। ठीक है, मतलब नगर पालिका की कोई योजना है, वहां पे वोटिंग डालनी है, तो ये वोट दे सकते हैं। ठीक है, और थर्ड नंबर पे आपके अगर राज्यसभा विधान परिषद के सदस्य नगर पालिका क्षेत्र के मतदाता हो, मतलब इनका वोटर उपस्थिति, मतलब इनका रेजिडेंस उस नगर पालिका क्षेत्र में हो। ठीक है, वोटिंग करते हो वहां से, इनको भी मत का अधिकार मिला हुआ है। ऐसे सदस्य राज्यसभा या विधान परिषद के जो सदस्य जो वहां के मतदाता हो, रेजिडेंस हो, उनका वोटर उपस्थिति हो। ठीक है, तो वहां पे वो भी मतलब मनोनीत किया सकते हैं, प्रतिनिधि रखे जा सकते हैं। ठीक है, और आपके लास्ट में अगर वार्ड समिति के अध्यक्ष, ठीक है, इनको भी प्रतिनिधि रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये देखिए, अब जैसे इनको भी वोटिंग राइट है, इनको भी वोटिंग राइट है, इनको भी वोटिंग राइट है। सिर्फ विशेषज्ञ ऐसे हैं जिनको वोटिंग राइट्स नहीं मिले हुए हैं। बाकी अगर आप सब देखेंगे जो सांसद विधायक आ गए, ये भी इलेक्शन से आए हुए हैं। ठीक है, वार्ड समिति के अध्यक्ष वगैरह ये भी इलेक्शन से आए हुए हैं, डायरेक्ट चुनाव से आए हुए हैं। राज्यसभा विधान परिषद के सदस्य हैं, तो ये भी इलेक्शन से वगैरह से आए हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। बाकी विशेषज्ञों को विशेष ध्यान नहीं रखिए, जो विशेषज्ञ हैं उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिले हुए हैं। तो इन 4 प्रकार के लोगों को राज्य विधानमंडल कानून बनाकर नगर पालिका में मनोनीत या फिर प्रतिनिधि रख सकती है। तो सेकंड पार्ट आपका ये बताता है। आई थिंक समझ में आया होगा। फर्स्ट पार्ट में क्या बताया है। ठीक है, सीटें कैसी भरी जाएंगी, डायरेक्ट इलेक्शन से सीटें भरी जाती हैं। चुनाव क्षेत्र मतलब अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया जाता है निर्वाचन क्षेत्र को, उनको वार्ड बोलते हैं। वहां से जो लोग चुने जाते हैं डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा, उससे नगर पालिका की सीटें भरी जाती है। आया समझ में? इट्स वेरी क्लियर। ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। हम जानकारी आपको समझ में आई तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।